हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरह अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। हमने शुरू करा था क्लास 9 के आईआईटी फाउंडेशन पियर्सन सीरीज़ से फिज़िक्स का डायनेमिक्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करना शुरू करा था, जिसमें लेवल 2 के एक पार्ट में हमने आधे क्वेश्चंस को अप्रॉक्सीमेटली सॉल्व कर दिया है। अब कुछ क्वेश्चंस बचे हैं, उस पर डिस्कशन करेंगे। अगर पुरानी किताब से देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू होता है और जो नई किताब है वो क्वेश्चन नंबर 46 से शुरू करता है। ये एक डिफरेंस है। वैसे क्वेश्चंस में कोई डिफरेंस नहीं है, एक दो क्वेश्चंस ऐड किया है जो कि न्यूमेरिकल्स शायद नहीं है। क्वेश्चन पढ़ूंगा आपको समझ आ जाएगा। लेवल 2 शुरू से देखिएगा तो वहाँ पे जो नई किताब है उसमें 46 से शुरू होगा और जो पुरानी किताब है क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 या 46, जो भी आप समझें। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, चलिए मैं रख देता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम, बुलेट है जिसका मास 50 ग्राम, मूविंग हॉराइजॉन्टली विद वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड, हिट्स अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास 450 ग्राम प्लेस्ड ऑन अ वर्टिकल वॉल ऑफ हाइट 19.6 मीटर. If the bullet gets embedded in the block, then find how far from the wall does the block fall on the ground. क्वेश्चन में सुनिए, फिर मैं कह रहा हूँ, एक बुलेट है, बंदूक से जो गोली निकलती है उसको बुलेट कहते हैं, जो 50 ग्राम का है। मास ऑफ बुलेट कितना ग्राम है बताइए? 50 ग्राम। 50/1000, 1/20 ग्राम। ठीक है। नेक्स्ट क्या कहा है बताइए? मूविंग हॉराइजॉन्टली विद अ वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकेंड। हॉराइजॉन्टली उसकी स्पीड कितनी है बताइए बुलेट की? 100 मीटर पर सेकेंड, 1 सेकेंड में 100 मीटर चलती। हिट्स अ वुडन ब्लॉक ऑफ मास 450 ग्राम। ये हिट करता है वुडन ब्लॉक को। वुडन ब्लॉक का मास कितना है? 450 ग्राम या 450/1000 किलोग्राम। यहाँ पे मैंने किलोग्राम में चेंज किया है, 0 0 कैंसिल, तो 45/100 किलोग्राम या 5 9 45 5 100 कितना होगा? 9/20 किलोग्राम। प्लेस्ड ऑन अ वर्टिकल वॉल ऑफ हाइट 19.6 मीटर। ये जो है ना, यहाँ पे इस तरह से एक मान लेते हैं, ये 450 ग्राम का कुछ रखा हुआ है, इधर से कुछ आ रही है 100 मीटर पर सेकेंड से जो आ रही है, उसका मास कितना है? 50 ग्राम। इसको आके टकरा के इम्बेड कर गया और ये 19.6 मीटर ऊपर। तो आपको बताना है कि ये कितना डिस्टेंस में जाके गिरेगा, मतलब ये मांगा है हॉराइजॉन्टल रेंज। जब ये आके टकरा के इस पर इम्बेड कर जाएगा, घुस जाएगा, मतलब एक साथ हो जाएगा, तो फिर वो कितनी दूरी तक जाएगा। ये आर क्या होगा? ये आर या एस, व्हाट इज़ द डिस्टेंस कवर्ड। जब क्या हो जाएगा, वो गोली आई, गोली आने के बाद उस ब्लॉक में इंटर कर गई, इंटर करने के बाद दोनों एक साथ फिर जाएगी। आपको यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का पहले इस्तेमाल करना है, फिर मैं बताऊँगा करना क्या है। देखिए, सबसे पहले आप यूँ समझें, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन आप जाके देखेंगे, उससे मैंने प्रूव करा है कि टोटल मोमेंटम इनिशियल और टोटल मोमेंटम फाइनल क्या रहता है? कंजर्व रहता है, अगर आइसोलेटेड सिस्टम हो। तो यहाँ पे ये आइसोलेटेड सिस्टम है, ये जा रहा है, इस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा। बात समझ आ रही है? यहाँ से हॉराइजॉन्टली बात हो रही है। तो ये दोनों कैसे सिस्टम है? आइसोलेटेड सिस्टम है। दैट इज़ M1, ये M बुलेट है ना, MB मतलब M बुलेट, V बुलेट मतलब इनिशियल वाला। यहाँ पे आप ये समझें, यहाँ तो मैंने लिखा हुआ है ऐसे ही मैंने लिख दिया है। आप अगर मैं लिखूँ M1 U1 प्लस M2 U2 बराबर क्या होगा? M1 V1 प्लस M2 V2। ये आपका न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन से हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम प्रूफ करा। आप यूँ समझें, पूरा सिस्टम का इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम से क्या रहता है? सेम रहता है, अगर बाहर से कोई मतलब नेट एक्सटर्नल फोर्स कोई बाहर से नहीं लग रहा हो उस डायरेक्शन में। तो आप यूँ समझें, M1 U1 प्लस M2 U2 बराबर क्या होगा? M1 V1 प्लस M2 V2। ठीक है, एक्शन रिएक्शन पेयर से हमने इसको प्रूफ करा था। तो U1 1 मान लेते हैं बुलेट वाले को, 1 मान लेते हैं किसको? बुलेट वाले को, और 2 मान लेते हैं किसको? वुडन ब्लॉक को। ठीक है,
तो शुरू में बुलेट चल रही है, मास कितनी है बताइए 50 ग्राम, दैट इज़ 1/20 किलोग्राम। U1 कितना है 100 मीटर पर सेकंड। M2 कितना है 9/20 किलोग्राम और शुरू में कितनी स्पीड है 0। M1, अब M1 कितना है फिर वही 1/20 वेलोसिटी। V1 जो है जब ये इम्बेड कर जाएगी, जब ये इंटर कर जाएगी किसको, ब्लॉक को, तो ब्लॉक में इंटर करने के बाद दोनों की स्पीड कॉमन हो जाएगी जिसको मैंने V मान लिया। प्लस M2 कितना है बताइए 9/20, ये भी V होगा, तो क्या हो जाएगा बताइए 20 5 100, ये तो 0 हो गया। 5 बराबर 9 और 1 10/20 V, 10 दूना 20, दैट इज़ V कितना हो जाएगा 5 दूना 10 मीटर पर सेकंड। तो 10 मीटर पर सेकंड से ये दोनों आगे चलेगी। कितने मीटर पर सेकंड से, बिल्कुल सही है 10 मीटर पर सेकंड से ये आगे चलेगी, बिल्कुल सही, क्योंकि यहाँ पे मुझे आंसर भी चेक करना ज़रूरी है, वरना अगर गलत हो जाएगा तो मैं गलत पढ़ा दूंगा, जो कि सही बात नहीं होगी। अभी ये बात हमारी आ गई कि अब ये जब यहाँ पे आई, यहाँ पे इसकी स्पीड दोनों मिलके कितनी हो गई बताइए 10 मीटर पर सेकंड। क्या होने के बाद, इम्बेड होने के बाद। ये जो 10 मीटर पर सेकंड हुई, फिर मैं कह रहा हूँ ये किसके बाद, इम्बेड, मतलब यहाँ पे जब इंटर कर गई उसके बाद। अब देखिए, अब हमको ये पता करना है कि इसका टाइम कितना लगता है, क्योंकि फार्मूला क्या होता है S बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। S बराबर क्या इस्तेमाल करेंगे बताइए यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हमको हॉराइजॉन्टल बात करनी है, हॉराइजॉन्टली कोई एक्सेलरेशन नहीं है, क्योंकि जो भी एक्सेलरेशन है वो वर्टिकली, और हम बात जब हॉराइजॉन्टली करेंगे तो हॉराइजॉन्टल केस में यहाँ पे हॉराइजॉन्टली कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ कौन सा चेंज होगा, वर्टिकल, क्योंकि वर्टिकली अर्थ उसको क्या कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है, तो वर्टिकली उसकी स्पीड में बदलाव आएगा, हॉराइजॉन्टली कोई बदलाव नहीं आएगा। दैट इज हॉराइजॉन्टल अगर बात करें तो एक्सेलरेशन 0 होगा। तो S को अगर R मान लें, U तो आपका 10 मीटर पर सेकंड है, इनटू टाइम नहीं पता, प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना 0, हॉराइजॉन्टल बात हो रही है, कैसी बात हो रही है, हॉराइजॉन्टल इनटू टाइम स्क्वायर, ये तो 0 हो गया। तो R बराबर आपका निकल के आया कितना बताइए 10t। लेकिन अब t का वैल्यू हमें पता नहीं, अब ये t यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगता है, उसके लिए अलग से हमको जानना पड़ेगा। तो ये टाइम अगर पता हो जाए तो हम लोग समझ जाइए क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अभी क्वेश्चन पूरी तरह सॉल्व नहीं हुआ है, जितना आप देख रहे हैं उतना उतारें, फिर टाइम निकालने की हम कोशिश करेंगे, फिर इसका आंसर आ जाएगा। उतार लें। फिर मैं कह रहा हूँ यहाँ पे हमने कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इस्तेमाल किया, उससे हमने जब ये इम्बेड करा वहाँ की वेलोसिटी निकाली जो 10 मीटर पर सेकंड निकला, और हॉराइजॉन्टली बात कर रहे हैं तो एक्सेलरेशन 0 है, एक साथ जब ये हो गई तो R बराबर क्या हो गया 10t प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन तो यहाँ 0 हो गया, तो R बराबर क्या 10t, या यूँ समझ सकते 1 सेकंड में 10 मीटर चलेगा तो t सेकंड में कितना चलेगा 10t, सिंपल सी बात है। और ये 10t जो चलेगा, अब वो टाइम कितना होगा, वो टाइम हम ये वर्टिकल हाइट से निकाल लेंगे, ठीक है। वो कैसे निकालेंगे देखिए, अब हमें पता है अगर मान लेते हैं कि ये h हाइट नीचे आ रही है बॉडी, और यहाँ पे इनिशियली कितनी है स्पीड 0, तो s बराबर क्या होता है बताइए यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s कितनी है हमारी, हाइट h है, u 0 इंटू टाइम प्लस हाफ एक्सेलरेशन कितना बताइए g इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ से h बराबर क्या होगा 0 प्लस जी टी स्क्वायर बाई 2, ये 0 प्लस हमने ये हो जाएगा 2h बटे g बराबर क्या होगा टी स्क्वायर, या t बराबर क्या निकल के आएगा अंडर रूट 2h बाई जी। तो ये वाला फार्मूला हम यहाँ पुट कर देंगे, कहाँ पे 10t में, तो क्या हो जाएगा 10 गुना अंडर रूट 2h बाई जी, तो 10 गुना 2 इंटू कितना है ये 19.6, जी का वैल्यू कितना होता है 9.8, इसको मैंने ये 2 गुना 2 से कट जाएगा, 2 दूना 4, 4 का रूट 2, 10 दूना कितना 20 मीटर ट्रैवल करेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट डाउन करें, अगर आप कर चुके हैं तो और अच्छी बात है, मेरे वे को देखें, अगर मेरा वे पसंद आए तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, ठीक है ना। उतार ले इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वर्क डन पे है, तो वर्क डन मैंने शायद नहीं पढ़ाया है,
तो मैं थोड़ा सा आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ वर्क क्या होता है। और इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा कुछ मतलब ठीक से बात नहीं करा है, तब भी क्वेश्चन नंबर 2 में क्वेश्चन में बोला अ पोर्टर कैरीज 50 किलोग्राम वेट ओवर हिज हेड। एक पोर्टर है कोई भी, है ना, वो अपने माथे में, ये मान लेते उसका माथा है, उस माथे में कितना किलोग्राम, 50 किलोग्राम लेके आगे जा रहा है। ठीक है, जा रहा है, कोई बात नहीं। डिस्कस द वर्क डन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। मूविंग ऑन हॉरिजॉन्टल रोड, सबसे पहले किस में जा रहा है, हॉरिजॉन्टल रोड में, विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। 50 किलोग्राम से अगर वो जा रहा है, आप यूँ समझें 50 किलोग्राम का बोझा लेके, आप ये समझें, मैं 3 तरीके का वर्क बता दे रहा हूँ। वर्क में क्या होता है, जब आप फोर्स लगाते हैं, जब किसी बॉडी पर फोर्स लगाएंगे, अगर डिस्प्लेसमेंट होगा तो बोलेंगे काम हुआ। जब आप, जैसे मैं इस कलम को अगर छोड़ूं तो अर्थ किधर फोर्स लगाता है, नीचे, बॉडी जा किधर रही है, नीचे, तो अर्थ ने फोर्स नीचे लगाया, बॉडी गई किधर, नीचे। तो जिस डायरेक्शन में उस फोर्स के डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो बोलेंगे उस फोर्स के द्वारा काम जो हुआ वो पॉजिटिव हुआ। और फोर्स के साथ क्या आया, डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क बराबर क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बट कौन सा फोर्स लेंगे वो मैं समझेंगे आगे जाके। अभी आप यूँ समझो वर्क बराबर क्या हो गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ऐसे वैसे फार्मूला कुछ और होता है, अगर आप समझ पा रहे होंगे तो मैं ये बता दूँ। ये आपका मान लेते हैं फोर्स लगा, तो मैंने पिछले लेक्चर में बताया था थीटा होगा, तो ये कितना होगा, एफ कॉस थीटा। और मान लेते हैं डिस्प्लेसमेंट आपका एस हुआ, यहाँ तक बॉडी आई, तो एफ कॉस थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट मान ली डी हो गया। तो वर्क बराबर बेसिकली क्या होगा, एफ कॉस थीटा इंटू डी या एफ डी कॉस थीटा। तो जिसको ये पता है अच्छी बात है। अभी मैंने वर्क का फार्मूला क्या लिखा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इसका यूनिट क्या होगा बताइए, न्यूटन डिस्प्लेसमेंट का मीटर, जिसको हम जूल कहते हैं। ये कैसा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो वर्क में क्या होता है कि फोर्स लगाने के साथ डिस्प्लेसमेंट, जैसे मैंने क्या बोला, अर्थ फोर्स किधर लगा रही है, नीचे, और जा भी किधर रही है, नीचे, तो बोलेंगे वर्क डन बाय अर्थ ऑन दिस बॉडी इज पॉजिटिव। अब मैं बॉडी को ऊपर फेंक रहा हूँ, तो अगर अर्थ फोर्स तो नीचे लगा रही है ना, मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, बट अर्थ किधर लगा रही है, फोर्स नीचे। अर्थ फोर्स नीचे लगाती है बट बॉडी ऊपर जा रही है। इसका मतलब ये है कि बॉडी का मोशन और अर्थ जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, तो बोलेंगे वर्क नेगेटिव। वर्क क्या है, नेगेटिव है। वैसे ये कॉस पे डिपेंड करेगा अगर हम मैथमेटिकली बात करेंगे तो। और हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म में एक बॉडी को आप इधर लेके जा रहे हैं, बट अर्थ फोर्स किधर लगा रही है, नीचे। तो अब बताइए जिस डायरेक्शन में अर्थ फोर्स लगा रही है उस डायरेक्शन में जरा सा भी बॉडी नहीं जाएगी, तो वर्क डन बाई अर्थ ऑन दिस बॉडी इज 0, क्योंकि एंगल कितना, 90 डिग्री। तो आप यूँ समझें, जिस डायरेक्शन में गया जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रही है उसी डायरेक्शन में अगर फोर्स लगेगा तो उस फोर्स के द्वारा जो काम होगा उस बॉडी पर वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दैट इज अगर एंगल क्या हो जाए 0 डिग्री तो वर्क क्या होगा, पॉजिटिव। वैसे बहुत बड़ी बड़ी बातें करनी, सिर्फ 0 डिग्री नहीं, 0 से 90 डिग्री की बात होती है। अगर थीटा क्या हो जाए 180 डिग्री तो वर्क क्या होगा बताइए, नेगेटिव। और थीटा अगर कितना हो जाए 90 डिग्री तो वर्क क्या हो जाएगा बताइए, 0। तो ये आपको समझना है। तो ए में क्या होगा, अगर सिर्फ हम अर्थ की बात करें, क्योंकि यहाँ पे बताया नहीं किसके द्वारा फोर्स लगाना है, तो बोला है कि मूविंग ऑन हॉरिजॉन्टल रोड विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मतलब ही नहीं है, मतलब ये है कि जब हॉरिजॉन्टली हम लेके जा रहे हैं तो अर्थ फोर्स किधर लगा रही है, नीचे, तो दोनों के बीच एंगल कितना बना, 90 डिग्री। तो जिस डायरेक्शन में हम बॉडी को लेके जा रहे हैं वो तो हॉरिजॉन्टली जा रहा है, और अर्थ फोर्स किधर लगा रहे हैं, नीचे। तो जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा है उस डायरेक्शन में एक जरा सा भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0, तो वर्क कितना हो गया, 0। तो पहला का आंसर क्या होगा, 0। मैं बाय डिफॉल्ट बात कर रहा हूँ, वर्क डन बाई अर्थ, बी। मूविंग ऑन अ स्लोप विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब मान लेते स्लोप है तो ऐसे जा रहा है, मान लेते ऊपर, तो बताइए अर्थ फोर्स नीचे लगा रही है बट ये जा ऊपर रही है। तो अगर इसका देखा जाए जस्ट क्या है, ऑपोजिट है, मतलब पूरा एग्जैक्टली ऑपोजिट नहीं बट ऑपोजिट है, तो वह क्या होगा, नेगेटिव। यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव। सी, मूविंग ऑन हॉरिजॉन्टल रोड विथ एक्सेलरेशन। हॉरिजॉन्टली जाए, एक्सेलरेशन हो या एक्सेलरेशन नहीं, उससे फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। बाय डिफॉल्ट हम किसकी बात कर रहे हैं, वर्क डन बाय अर्थ। यहाँ क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो ये भी क्या होगा, 0। डी, लिफ्टिंग द लगेज टू कीप इट ऑन हिज हेड। अब लिफ्ट कर रहा है, अगर लिफ्टिंग बोल रहा है और लिफ्ट पता नहीं है, लिफ्ट ऊपर की बात कर रहा है, ऊपर लेके जा रहा है, तो अर्थ फोर्स किधर लगा रही है, नीचे, जा किधर रही है, ऊपर, तो वर्क क्या होगा, नेगेटिव। किसके द्वारा वर्क है वो बोला नहीं, इसीलिए मैं अपने हिसाब से बोल दिया कि वर्क डन बाय अर्थ। ई में लोअरिंग द लगेज फ्रॉम हिज हेड टू द ग्राउंड। अब ग्राउंड किधर फोर्स लगा रही है, नीचे, जा भी किधर रही है, नीचे, तो वर्क क्या होगा, पॉजिटिव। मैंने बाय डिफॉल्ट क्या बात किया, वर्क डन बाय अर्थ। वर्क में क्या होगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों इन्वॉल्व होगा। जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा तो वर्क पॉजिटिव होगा। जिस डायरेक्शन में फोर्स उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट है तो वर्क नेगेटिव होगा। और अगर एंगल दोनों 90 डिग्री बनाए, कौन कौन, डिस्प्लेसमेंट और फोर्स, तो समझ जाइए वर्क क्या होगा, 0 होगा।
क्योंकि उस डायरेक्शन में ज़रा सा भी डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। ये वर्क की थोड़ी सी बात थी, वर्क में अलग से डिस्कशन करना पड़ेगा, मैं थ्योरी लेके आऊँगा ज़रूर इंशाल्लाह। इसको उतार लें। एक क्वेश्चन में बोला है लॉरी एंड कार आर ब्राउट टू रेस्ट बाय द सेम ब्रेकिंग फोर्स। एक लॉरी है और एक कार है, दोनों को सेम ब्रेकिंग फोर्स, दोनों में जो रिटार्डेशन पैदा किया गया, रिटार्डेशन आया दोनों में जो फोर्स लगाया गया वो सेम लगाया गया। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज द डिफरेंस इन द डिस्टेंस कवर्ड बाय देम बिफोर दे कम टू स्टॉप इफ देयर काइनेटिक एनर्जीज आर इक्वल। मतलब काइनेटिक एनर्जीज आर इक्वल का मतलब है कि शुरू में उसमें एक लॉरी और एक कार है, अब इसमें मास वगैरह का डिफरेंस होगा। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है, हाफ mv²। ठीक है, अगर काइनेटिक एनर्जी सेम होगा तो क्या होगा, जिसका मास कम होगा उसका वेलोसिटी ज़्यादा होगा, जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी कम होगी। और v² बराबर क्या होगा, u² प्लस 2as। तो अब क्या हो जाएगा, बाद में रुक जाएगी, दैट इज 0² बराबर u² प्लस 2as। तो होगा माइनस u² बराबर 2as, तो s बराबर होगा माइनस u² बाई 2a। रिटार्डिंग फोर्स लगेगा तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, तो ये डिस्टेंस पॉजिटिव आएगा। अब यहाँ डिपेंड करता है u किसका कम है, u जिसका मास ज़्यादा होगा उसका u कम होगा, क्योंकि शुरू में जब काइनेटिक एनर्जी सेम है, काइनेटिक हाफ mu², शुरू की बात हो रही है। ठीक है, अब एक्सेलरेशन फोर्स भी सेम लग रहा है। क्वेश्चन में बोल रहा है लॉरी एंड कार आर ब्राउट टू रेस्ट बाय सेम ब्रेकिंग फोर्स, फोर्स भी सेम लग रहा है, तो फोर्स सेम लगेगा तो एक्सेलरेशन सेम होगा, फोर्स सेम लगेगा तो एक्सेलरेशन सेम होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, देखना पड़ेगा इस क्वेश्चन पे, थोड़ा सा डिस्कशन करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 पे आप खुद डिस्कशन करने की कोशिश करें और कमेंट सेक्शन में लिखें। एक्सप्लेन व्हाई अ कार डज नॉट मूव व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड ऑन इट बाय अ पर्सन पॉजन इनसाइड अ कार। अंदर से अगर आप फोर्स लगाते हैं वो इंटरनल फोर्स होता है, और किसी बॉडी को रेस्ट से मोशन में या उसके स्टेट ऑफ मोशन में बदलाव लाने के लिए आपको एक्सटर्नल फोर्स लगाने की जरूरत है। वो कौन सा फोर्स है, इंटरनल फोर्स। क्वेश्चन नंबर 5, हैवी वेट कैन बी लिफ्टेड बाय यूजिंग सिंपल मशीन सच एज पुली सिस्टम बाय अप्लाइंग अ स्मॉल फोर्स, डज इट मीन दैट लेस वर्क इज डन बाय यूजिंग सिंपल मशीन दैट। ये सब भी आप खुद डिस्कशन कर लें। डिस्कस द कंडीशंस अंडर विच नो वर्क इज डन ऑन अ बॉडी। अभी मैंने बताया जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच एंगल कितना डिग्री हो जाए, 90 डिग्री। जैसे सर्कल में आप घूमते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स किधर लगता है, सेंटर की तरफ, और बॉडी किधर जा रही है, ऐसे, तो एंगल कितना, 90 डिग्री। तो वर्क डन क्या होगा, 0। तो वर्क डन कब 0 होता है, जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच एंगल कितना हो, 90 डिग्री। अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग इज क्लैम्प्ड ऑन in its compressed position and is then dissolved in acid. Discuss what happens to its potential energy. जो उसकी potential energy है वो convert हो जाती है chemical energy में। Question 8, a wooden block is placed on inclined plane. Explain how friction between the block and the inclined plane varies with the variation of angle of inclination of the inclined plane. Question number 8 एक अच्छा question है। Question number 8 क्या बोला है कि a wooden block is placed on an inclined plane। एक wooden block है जिसको यहाँ पे हम प्लेस करके रखें, प्लेस करेंगे तो क्या होगा, ये एंगल मान लेते हैं थीटा है। क्वेश्चन में बोला है कि एक्सप्लेन हाउ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द इंक्लाइंड प्लेन वेरीज विद द वेरिएशन इन एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द इंक्लाइंड प्लेन। ये नीचे क्या लगता है, mg। मैंने लेक्चर्स में शायद बताया है कंपोनेंट निकालना, ये mg होगा, ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना होगा, 90 डिग्री माइनस थीटा, तो ये कितना हो जाएगा बताइए, थीटा। ये होगा आपका mg cos थीटा, और ये क्या होगा, mg sin थीटा। जिसको cos के बारे में पता नहीं है वो देख लो, ये थीटा है, ये 90 डिग्री है, ये मान लेते हैं आपका ABC है, तो cos थीटा होता है बेस, थीटा के रिस्पेक्ट में बेस कौन है, BC बटे हाइपोटेन्यूस, ये होता है। ठीक है ना। अब क्या होगा, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन किधर लगेगा आप बताइए, ऊपर। और आपको पता होना चाहिए जो फ्रिक्शन है ये इसको अगर रोकेगा नहीं आ रहा है तो इधर क्या लगेगा बताइए, फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, आर का, और वर्टिकल इक्विलिब्रियम है आर किसके बराबर है, mg cos थीटा के बराबर। तो फ्रिक्शन बराबर ये कांस्टेंट होगा, उसको म्यू लिखते हैं, म्यू आर, और आर किसके बराबर है, यहाँ पे आर है mg cos थीटा के बराबर। अगर थीटा के बारे में आपको जानकारी नहीं है, थीटा बढ़ते जाएगा, ये क्या होगा, बेस छोटा होते जाएगा, बेस छोटा होगा तो थीटा छोटा होते जाएगा, तो थीटा बढ़ेगा तो cos थीटा क्या होगा, घटेगा,
दैट इज़ फ्रिक्शन घटेगा। दैट इज़ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जितना बढ़ते जाएगा फ्रिक्शन उतना घटते जाएगा, ऐसा लगता भी। फिर मैं कह रहा हूँ थीटा बढ़ेगा कॉस थीटा घटेगा, दैट इज फ्रिक्शन घटेगा, क्योंकि म्यू सेम रहेगा। म्यू किस पर डिपेंड करता है? उसके सरफेस के नेचर पर। इसको बोलते हैं हम कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। मास तो कांस्टेंट है, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप बदल नहीं सकते, तो बदल कौन सकते हैं? थीटा। जब थीटा बदलेगा तो कॉस थीटा बदलेगा, थीटा बढ़ेगा तो कॉस थीटा घटेगा, दैट इज फ्रिक्शन घटेगा। एक अच्छा क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी फ्रिक्शन से ही बेस्ड है, इसी तरह का क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन नंबर 10 कर दे रहा हूं आपको। डन। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है बताइए? क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि अ बॉल इज पुश्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ हाइट h सो दैट इट रीचेज द टॉप ऑफ द अदर इंक्लाइंड प्लेन अप टू हाइट कैपिटल H। इस तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, h हाइट से हम छोड़ रहे हैं बॉल को, है ना, और यहाँ आ रहा है बॉल कितना? कैपिटल H हाइट। इफ द इंक्लाइंड प्लेन आर स्मूथ, स्मूथ मतलब फ्रिक्शन लेस है, ये फ्रिक्शन लेस, और h छोटा है, ऐसे दिखता भी है फिगर में। फाइंड द वेलोसिटी विथ विच द बॉल शुड बी पुश्ड फ्रॉम द फर्स्ट इंक्लाइंड प्लेन। तो इस हाइट से इस हाइट तक पहुंचने में कितना हाइट? तो हमने क्या बोला था, अगर मान लेते हैं कुछ भी नहीं है, तो ये तो जानते हैं ना कि टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगी यहाँ पे? कंजर्व्ड रहेगी। क्या रहेगी? कंजर्व्ड रहेगी। मतलब पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी की अगर बात करें, इनिशियल वाला बराबर क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, कौन सा वाला? फाइनल वाला। अब ये बताइए, शुरू में जब ये बॉल को छोड़ रहे थे कुछ वेलोसिटी से तो पुश कर रहे थे, मान लेते हैं इसकी वेलोसिटी पुश कर रहे थे, उसको हमने v मान लिया, है ना। v से पुश करा तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी? पहले यहाँ से अगर रेफरेंस लेंगे, रेफरेंस फ्रेम है हमारा, तो रेफरेंस इससे हाइट कितनी? h है, तो क्या होगा? mg h प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? हाफ mv स्क्वायर बराबर पोटेंशियल क्या होता है? mg कैपिटल H, mg कैपिटल H प्लस, अब क्योंकि यहाँ तक इसको लाना है तो यहाँ पे आके स्पीड इसकी कितनी हो जाएगी? 0, तो हाफ इंटू m इंटू क्या हो जाएगा? 0 स्क्वायर। वहाँ जाके मैक्सिमम हाइट में जाके फिर वापस आएगी ना, उससे ज़्यादा हमको नहीं जाना, वहाँ जाके स्पीड कितनी हो जाएगी? 0। तो m कॉमन लेके सारा m कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? gh प्लस वी स्क्वायर बाई 2 बराबर g कैपिटल H प्लस 0। तो g कॉमन हो जाएगा। एक काम करते हैं, वी स्क्वायर बाई 2 को यहीं रहने दे रहे हैं, g कैपिटल H माइनस g स्मॉल h, तो v स्क्वायर बराबर क्या होगा? 2g कॉमन ले लेते हैं, कैपिटल H माइनस स्मॉल h, तो v बराबर हो जाएगा अंडर रूट 2g कैपिटल H माइनस स्मॉल h। फिर मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक स्मूथ सरफेस है, यहाँ से एक बॉल है जो h हाइट पे है, उसको कितना से पुश करा जाए कि कैपिटल H हाइट तक पहुँच जाए। तो हमने क्या इस्तेमाल करा? टोटल जो मैकेनिकल एनर्जी जो समेशन होता है किसका? काइनेटिक और पोटेंशियल का, वो इनिशियल वाला और फाइनल वाला बराबर होना चाहिए। mgh प्लस हाफ mv स्क्वायर, mgh प्लस हाफ m इंटू 0 स्क्वायर, वहाँ जाके स्पीड 0 हो जाएगी। इसको सॉल्व करा तो वेलोसिटी आपको निकल के आई, उसकी स्पीड निकल के आई जिससे पुश करा जाए, वो अंडर रूट 2g कैपिटल H माइनस स्मॉल h का अंडर रूट। आई थिंक आपको बात समझ आई होगी, करें नोट डाउन। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पढ़े, बहुत क्लोज है हम लोग ख़त्म करने में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? अ टेनिस प्लेयर रिटर्न्स विथ हिज रैकेट अ टेनिस बॉल ऑफ मास 100 ग्राम कमिंग टुवर्ड्स हिम विद अ स्पीड ऑफ 162 किलोमीटर पर आवर। तो टेनिस बॉल है, बॉल का मास कितना है बताइए? 100 ग्राम, दैट इज़ 100 बटे 1000 किलोग्राम, 1 बटे 10 किलोग्राम। स्पीड कितनी है इसकी? 162 किलोमीटर पर आवर। तो v इनिशियल या u मान लेते हैं, u कितना? 162 किलोमीटर पर आवर। ये द बॉल रिटर्न विद द सेम स्पीड, रिटर्न कर रहा है सेम, मतलब 162 नेगेटिव में, इसको नेगेटिव लेते तो ये पॉजिटिव होता। उधर एंड इट रिमेन्स इन कॉन्टैक्ट, जब बॉल बैट के कॉन्टैक्ट में आया तो 0.1 सेकेंड तक रहा, ये 0.1 सेकेंड।
क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय हिम ऑन द बॉल। बॉल पर वो कितना फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है, बॉल इधर आ रहा है, वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। बात समझ आ रही है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगने का तो उसको क्या करेगा, रिटार्ड करेगा, तो फोर्स तो नेगेटिव होगा। बस मैं मैग्नीट्यूड निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा बताइए, एम ए, एक्सेलरेशन क्या होता है, वी माइनस यू बाई टी। तो मास कितना है बताइए, मास है आपका 1/10 वी माइनस यू। 0.1 का मतलब ये भी कितना है 1/10, वी माइनस यू कितना हो जाएगा, वी कितना है आपका माइनस 162 और यू कितना है 162 माइनस 162 बटे टाइम टेकन कितना हो गया बताइए 1/10। 1/10 कैंसिल हो गया और ये किस में आएगा, किलोमीटर पर आवर में। इसका ख्याल रखना है, इसको आपको निकालना है मीटर, तभी न्यूटन में आएगा जब इसको हम किस में चेंज करें, समझ रहे हैं आप ना। इसको चेंज किस में करें, ये v माइनस यू है, इसको पहले चेंज कर ही लेते हैं, आप कंफ्यूज कर जाइएगा। तो क्या हो जाएगा बताइए 162 मास कितना है बताइए 1/10 और 162 गुना 5/18 माइनस में माइनस 162 गुना 5/18, वो तो कॉमन आ जाएगा, बटे टाइम कितना 1/10, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा माइनस 5/18 कॉमन, अब बचेगा कितना 162 प्लस 162, वैसे भी ऐसे भी आ जाएगा, दोनों तो डबल हो ही जाएगा। कितना हो जाएगा माइनस 5/18 गुना 162 कितना 2 2 4 6 6 12 1 3 324 9 दूना 18 9 3 27 9 6 54 36 5 2 18 18 5 90 माइनस 90 न्यूटन। नेगेटिव का मतलब ये है कि जिधर फोर्स लग रहा है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्ले, ये आप छोड़िए, इतनी बात दिमाग में नहीं रखनी है। आप यूँ समझे फोर्स लगा कितना 90 न्यूटन का, कितना लगा 90 न्यूटन का फोर्स लगा। कितना न्यूटन का फोर्स लगा बताइए 90 न्यूटन का फोर्स लगा। ठीक है, 90 न्यूटन का इसका क्या लगा बताइए फोर्स लगा। आई थिंक बात आपको समझ आ रही होगी। फिर मैं कह रहा हूँ एक बॉल है जो 162 किलोमीटर पर आवर से आ रही है, किसी ने हिट करा और हिट करने के वक्त जो टाइम ड्यूरेशन हुआ, जो कांटेक्ट में रहा बॉल वो 0.1 सेकंड तक रहा, और जो रिटर्न हुआ वो उतने ही स्पीड से, बस डायरेक्शन चेंज हो गई। तो इसलिए एक होगा 162 तो एक होगा माइनस 162, तो कितना चेंज हुआ, डबल का चेंज हुआ। जैसे 2 और -2 में कितना का डिफरेंस है 4 का। अब ये माइनस इसलिए आया वो छोड़िए, बस अब इतना समझ जाए कि 90 न्यूटन लगा। नेगेटिव का मतलब ये होता है कि देख लें फोर्स नेगेटिव आ रहा है, मतलब वो क्या हो रहा है बताइए, यहाँ पे फोर्स नेगेटिव का मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव, ये अलग मसला है, उस पर हम डिस्कशन अभी नहीं करना चाहते। बस आप फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना आया बताइए 90 न्यूटन आया। क्या आया बताइए 90 न्यूटन। मतलब फोर्स किधर लग रहा है, हम इस डायरेक्शन को क्या मान रहे हैं पॉजिटिव, तो फोर्स इधर लग रहा है, ठीक है ना। फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, जिस डायरेक्शन में हम पॉजिटिव माने उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब जिस डायरेक्शन में बॉडी छोड़े। इतना बात समझ आ रही है। मैंने क्या बोला कि इस डायरेक्शन में पॉजिटिव माना है, नेगेटिव फोर्स आने का ये मतलब है कि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। क्लियर है, उतार ले फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 पे डिस्कशन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि 2 आइडेंटिकल बॉल्स ऑफ मास 2 किलोग्राम ईच आर केप्ट इन कांटेक्ट विद अ कंप्रेस्ड स्प्रिंग। एक स्प्रिंग है, मान लो इसको हमने कंप्रेस करके रखा, इधर भी 2 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है, इधर भी 2 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट है। अब क्या होगा, उसको पुश करेगा, जो ही इसको छोड़ेंगे, कंप्रेस्ड स्प्रिंग को अगर छोड़ेंगे तो क्या करेगा, इसको भी पुश करेगा, इसको भी पुश करेगा, कोई बात नहीं। ऑन आइदर साइड ऑफ इट व्हेन द स्प्रिंग इज रिलीज द बॉल्स मूव विद द वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर। जो ही इसको रिलीज करते हैं तो ये 2 किलोग्राम का जो बॉडी है ये कितना मीटर पर सेकंड से जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, ये भी कितना मीटर पर सेकंड से, तो रिलीज करने के बाद 10 मीटर पर सेकंड से दोनों भाग रहा है। ठीक है, फाइंड द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इन ईच बॉल इफ द स्प्रिंग कांस्टेंट इज 4 न्यूटन पर मीटर। स्प्रिंग कांस्टेंट आप समझिएगा 4 न्यूटन पर मीटर। इसका मतलब ये है कि 1 मीटर अगर लेंथ होगा किसमें, स्प्रिंग में, तो उसमें कितना न्यूटन का फोर्स लगेगा 4 न्यूटन का फोर्स लगेगा। ये आप बस इतना जान लें। स्प्रिंग कांस्टेंट का ये मतलब हो गया 4 न्यूटन पर मीटर में। 1 मीटर अगर लेंथ होगा तो कितना फोर्स लगेगा बताइए 4 न्यूटन। इसका जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है स्प्रिंग का, वो होता है हाफ kx स्क्वायर। क्या होता है बताइए, हाफ kx स्क्वायर। जो ये इसकी एनर्जी है वो किसको दे देगी,
इसको जो इसकी स्पीड जो बढ़ी उसमें दे देगी। तो हाफ के एक्स स्क्वायर जो इसकी एनर्जी है किसकी, स्प्रिंग में जो कंप्रेस्ड फॉर्म में जो एनर्जी है वो रिलीज करने के बाद वेलोसिटी में बदल जाएगी। तो क्या हो जाएगा बताइए, हाफ एम वी स्क्वायर इसका भी होगा, हाफ एम वी स्क्वायर उसका भी होगा, हाफ एम वी वन इसको, तो ये हाफ हाफ कैंसिल हो जाएगा। एक काम करते हैं, तो हाफ के एक्स स्क्वायर जो है इसकी एनर्जी वो होगा हाफ एम वन वी स्क्वायर प्लस हाफ एम टू, वी तो सेम है दोनों का ना। तो क्या हो जाएगा बताइए, हाफ 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 कॉमन लेके कैंसिल हो गया, के कितना है 4 न्यूटन पर मीटर इंटू एक्स स्क्वायर बराबर एम वन कितना है बताइए 2 किलोग्राम, 2 गुना वी स्क्वायर प्लस दूसरा भी 2 गुना वी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा 4 गुना एक्स स्क्वायर 2 2 4 वी स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा बताइए, x निकल के आएगा आपका v कितना 10, अभी तो हमने लिया ही नहीं, 4 वी स्क्वायर लिख लेते हैं पहले, 4 4 कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा 10 स्क्वायर, x निकल के आएगा आपका 10 मीटर। कितना निकल के आया बताइए 10 मीटर। और स्प्रिंग में जो फोर्स लगता है ना, जितना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ज़्यादा फोर्स लगेगा। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स बराबर क्या होगा के एक्स, और ये निगेटिव में होता है क्योंकि जिस डायरेक्शन में आप पुश करेंगे तो वो स्प्रिंग उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, पुल करेंगे तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। तो F बराबर के एक्स होता है। तो F बराबर के एक्स, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या होगा फोर्स बटे मास, उसका मैग्नीट्यूड के एक्स है, के एक्स बाई एम। और के कितना है बताइए, कि एक एक बॉल पे कितना फोर्स लगेगा, के है आपका, के कितना है, के है कितना, के 4 गुना एक्स कितना 10 बटे मास, एक बॉल का कितना 10 10 10 कैंसिल, तो एक्सेलरेशन निकल के आया 4 4 सही है ना, नहीं मास 2 है सॉरी। एक्सेलरेशन कितना हुआ इसको काट दीजिए, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो गया, एक्सेलरेशन कितना निकल के आया के एक्स बटे एम, के कितना है 4, एक्स कितना है 10 और मास है 2, 2 दूना 4, 10 दूना कितना होगा 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर होगा। उतार लें। चलिए 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 में वही पुश और पुल की कहानी है, तो आप खुद लिख लें, ये भी न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा 14। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है एक्सप्लेन हाउ द एनर्जी इज कंजर्व्ड इन द केस ऑफ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सर्कुलर मोशन इन अ वर्टिकल प्लेन इफ द स्पीड ऑफ द बॉडी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज 3 मीटर पर सेकंड। स्पीड कितना है बताइए, हाईएस्ट पॉइंट में यहाँ पे कितनी स्पीड है 3 मीटर पर सेकंड। ठीक, फाइनल स्पीड एट द लोएस्ट पॉइंट, यहाँ ऐसे घूमेगी इसकी स्पीड कितनी होगी ये मांगा है। व्हेन द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज 1 मीटर, रेडियस कितना गिवन है 1 मीटर, तो ये कितना होगा 1 मीटर, ये भी कितना होगा 1 मीटर। ये हमारा अगर रेफरेंस हो जाए इसके अकॉर्डिंग बात करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा सेम वही पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी जो होगा इनिशियल वाला, वही क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, कौन सा वाला फाइनल वाला। तो कहीं पे भी इनिशियल मान लेते हैं, यहाँ पे 3 मीटर पर सेकंड है, इनिशियल मान लेते हैं। एम जी कितना होगा 112 एम जी इंटू क्या होगा हाइट कितनी है 2 प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या है हाफ एम इंटू कितना स्क्वायर 3 स्क्वायर बराबर पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे फाइनल कितना, यहाँ पे 0 प्लस काइनेटिक हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर, एम 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 कैंसिल हो गया, 2g प्लस 3 स्क्वायर 9/2 बराबर क्या हो जाएगा वी स्क्वायर बाई 2। जी का वैल्यू कितना लेने बोला 10 मीटर पर सेकंड, 2 इंटू 10 बराबर प्लस 9/2 बराबर वी स्क्वायर बाई 2, 10 दूना 20, 20 दूना 40 ना 49/2 बराबर वी स्क्वायर बाई 2, 2 2 कैंसिल, तो यहाँ से v निकल के आया वी स्क्वायर बराबर 7 स्क्वायर, दैट इज v बराबर क्या हो गया 7 मीटर पर सेकंड। बहुत ईजी है, उसको उतार लें, इसमें कोई डिस्कशन करने की कोई चीज़ ही नहीं है।
अरे तो ख़त्म हो गया। 14 के बाद जो 15 नंबर है वो मैंने पार्ट 1 में कर दिया है। तो आप देखें यहाँ पे कैसे मैंने बनाया, पोटेंशियल और काइनेटिक का समेशन जो इनिशियल वाला है वही पोटेंशियल और काइनेटिक का समेशन जो फाइनल वाला है वो बराबर होगा। उसको मैंने सॉल्व करा, आ गया। यहाँ पे कितनी हाइट है बताइए, 2 मीटर, तो mg इंटू 2 यहाँ रेफरेंस माने हम लोग, प्लस हाफ m इंटू 3 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m इंटू वी स्क्वायर प्लस mg इंटू यहाँ से रेफरेंस है तो हमारा 0 हो गया। उसको सॉल्व करा तो हमारी स्पीड यहाँ पे कितनी आ गई, 7 मीटर पर सेकंड। आई थिंक आपको बात बहुत अच्छे से समझ आई होगी। आज बहुत जोश वाला लेक्चर मुझे भी लग रहा है कि शायद नहीं हुआ है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें अगर ज़्यादा जोश लाने की ज़रूरत है, और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैंने देखा है कि 50% बच्चे ऐसे हैं जो देखते ज़रूर हैं बट अनसब्सक्राइब्ड हैं। मुझे कोई शिकायत नहीं है, बट आपको अगर उससे कोई इशू नहीं, प्रॉब्लम नहीं होता है तो सब्सक्राइब कर दें, बस लाल को सादा कर दें। आशा करता हूँ कि आप करे होंगे और मुझे बहुत खुशी होगी। अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच।